नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। आसमान में मंगलवार रात को एक साथ 5 ग्रह दिखाई देंगे। शाम को 7:30 बजे के बाद से मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस और यूरेनस चांद के पास दिखाई देने लगेंगे। नासा के एस्ट्रोनॉमर बिल कुक ने बताया कि इन ग्रहों को देखने के लिए सूर्यास्त के बाद पश्चिम में क्षितिज को देखें। क्षितिज वो जगह होती है जहां देखने पर लगता है कि धरती और आसमान एक दूसरे में मिल रहे हैं। कुक बताते हैं कि इन 5 ग्रहों को दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है, बस आसमान साफ होना चाहिए और पश्चिम का व्यू दिखाई देना चाहिए। वो कहते हैं कि जुपिटर, वीनस और मार्स को देखना ज्यादा आसान होगा। वीनस बहुत चमकदार होता है, वहीं मार्स चांद के पास दिखेगा और इसमें लाल रंग की चमक होगी। हालांकि सूर्यास्त के आधे घंटे के बाद मर्करी और जुपिटर दिखना बंद हो सकते हैं। मर्करी और यूरेनस की चमक हल्की होती है, इसलिए उन्हें देखने में परेशानी हो सकती है। उन्हें देखने के लिए दूरबीन की जरूरत भी पड़ सकती है। यूरेनस आमतौर पर कम दिखाई देता है, उसकी पोजीशन वीनस के ऊपर होती है और इसमें हरी चमक होती है। सूर्यास्त के बाद ये 5 ग्रह एक दुर्लभ अलाइनमेंट में दिखेंगे। हालांकि ये एक सीध में दिखाई नहीं देंगे। सूर्यास्त के बाद लगभग 7:30 बजे सबसे पहले क्षितिज पर जुपिटर दिखेगा। इसके बाद मर्करी, वीनस, यूरेनस और मार्स दिखाई देने शुरू होंगे। ये ग्रह क्षितिज से लेकर आधे आसमान तक दिखाई देंगे। अयोध्या को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने सोमवार से 10 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारा। इससे नगर निगम क्षेत्र में एक कोने से दूसरे कोने तक जाना आसान हो जाएगा। अयोध्या धाम बस स्टेशन पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। इन बसों को अभी अस्थायी तौर पर लखनऊ से लाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में अयोध्या को 35 नई इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएंगी। अब इन बसों का संचालन अयोध्या धाम बस स्टेशन से होगा। ये निगम क्षेत्र के 6 रूट इस्माइलपुर, कटरा, भूपचंद, फिरोजपुर, राजेपुर व सरियावा तक चलेंगी। प्रत्येक बस में एक साथ 28 यात्री सफर कर सकेंगे। प्रथम 3 किलोमीटर का किराया 12 रुपए, 6 किलोमीटर का 17 रुपए, 10 का 22 रुपए और अधिकतम 15 किलोमीटर का किराया 27 रुपए होगा। इन बसों का संचालन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा। प्रत्येक बस कम से कम 6 फेरे लगाएगी। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि रामनवमी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वर्तमान में लखनऊ की दुबका डिपो से सभी 10 बसों को लाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में करीब 35 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या आ जाएंगी। इन सभी ऐसी बसों में 5 कैमरे, अलार्म, अनाउंस सिस्टम, पैनिक बटन जैसी सुविधाएं होंगी। बताया गया है कि भविष्य में 100 ऐसी बसें चलाने की योजना है। आइए आगे सुनते हैं कि अयोध्या के क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन विभाग के विमल राजन का क्या कहना है। इलेक्ट्रिक बसों की समय सारणी चूँकि हम लोग इसको लगातार चलाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो शहर के विभिन्न जगह हैं वहाँ पे 15 मिनट से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी ना 15 मिनट से ज़्यादा किसी को इंतजार ना करना पड़े। तो इस तरह की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और सिटी के जो भी हमारे महत्वपूर्ण चौराहे और मोहल्ले हैं उन सभी का स्टॉपेज होगा इनमें और सभी को अपने घर से निकलते ही इस तरह की सुविधा मिल जाएगी। सर, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगी? हाँ, वो कहाँ जाएंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, एक्चुअली इन बसों को हम लोग जो भी शहरों में प्रवेश हो रहा है 6 विभिन्न द्वार जो बनाए गए हैं उन सभी 6 जगहों से यात्रियों को ये सुविधा वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। सर, क्या प्रदूषण रहित रहेगी या? हाँ, ये सारी बसें प्रदूषण रहित हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं सारी। बाघों के गढ़ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए मेहमान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह कान्हा ने 15 बारहसिंगों को बाड़े में छोड़ा। वन मंत्री शाह ने टाइगर रिजर्व के पिंजरों से एक बाघ को भी आजाद किया है। प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह शनिवार को बांधवगढ़ आए। उसके बाद रविवार सुबह 11 बजे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बारहसिंगों को छोड़ा। साथ ही वन एवं वन प्राणियों की सुरक्षा विषय पर अधिकारी कर्मचारियों के साथ समीक्षा की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक सुधीर मिश्र और उनकी टीम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से 15 बारहसिंगा लाई। इन्हें ही 26 मार्च को वन मंत्री ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी जोन में बने बाड़े में आजाद किया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार में 15 बारहसिंगा आए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एंक्लोजर में 3 बाघों की देखरेख प्रबंधन कर रहा है।
इस मेघ बाघ, जिसकी उम्र लगभग 3.5 साल है, उसे जंगल में आजाद किया गया। कान्हा से आ रहे बारासिंगा को 100 हेक्टेयर के बाड़े में रखा गया। ये बाड़ा मागधी जोन में बनाया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक राजीव मिश्रा ने बताया कि रिजर्व की टीम बारासिंगा को लेकर रविवार सुबह पहुंची। इसके बाद वन मंत्री ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। आइए सुनते हैं सहायक वन संरक्षक सुधीर मिश्रा का क्या कहना है। लेकिन सामान्य तौर पर सभी जो पुराने किताबें हैं हमारे पास, जो उपलब्ध रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि मध्य भारत में सभी जगह ये पाए जाते हैं। जिस तरह का यहाँ हैबिटेट है हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो पूरी तरह उपयुक्त है। तो निश्चित है ये पहले यहाँ लगा। सबसे पहले 1982 में यहाँ लाने का प्रयास किया गया था और उसमें एक्सपर्ट थे, विदेशों से भी थे, हमारे वन विभाग के एक्सपर्ट थे जिनने साइट का चयन किया था। लेकिन चूंकि उस समय इतनी अच्छी एडवांस टेक्निक नहीं थी जो हमारे पास है पकड़ने की या लाने की, तो वो प्रयोग असफल हो। तो आप मान लें कि 1982 में हम प्रयास पहले किया जाता और फिर अभी हम लोगों ने प्रयास किया है तो हम सफल हुए। आयरन मैन टाइटल के नाम से मशहूर आईपीएस ऑफिसर कृष्णा प्रकाश ने एक और कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट केव्स तक का सफर तैरकर पार किया। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। यानी आयरन मैन दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी मार्ग से मुंबई हार्बर में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर तय कर गए हैं। इसकी जानकारी खुद आईपीएस ऑफिसर कृष्ण प्रकाश ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। आईपीएस ऑफिसर ने अपने ट्विटर पर बताया कि कैसे उन्होंने एलिफेंटा गुफाओं से गेटवे ऑफ इंडिया तक का सफर 5 घंटे और 26 मिनट में पूरा किया। ये सफर करीब 16.20 किलोमीटर का था, जिसे उन्होंने तैरकर पूरा किया है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लहरों के विपरीत दिशा में तैरकर ये काम किया है। बताते चलें कि ये स्विमिंग डूबने की रोकथाम जागरूकता कैंपेन के हिस्से के रूप में है। अब ये पोस्ट ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे सोमवार रात तक 10 लाख लोग देख चुके हैं। वहीं हजारों लोग इसे रीट्वीट भी कर चुके हैं। साथ ही इसे 6000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। हालांकि वो इससे पहले भी कई सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। इतना ही नहीं, कई सारे रिकॉर्ड्स भी उनके नाम पर हैं। 2017 में उन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया था, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण स्पोर्ट इवेंट में से एक है। ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है जिसमें प्रतिभागियों को 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग, 180.2 किलोमीटर की साइकिल की सवारी और 16 से 17 घंटों में 42.2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इसी उपलब्धि ने आईपीएस कृष्ण प्रकाश को आयरन मैन का खिताब जताया था। इसके अलावा उनका नाम भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। अगर हम आपसे कहें कि आपकी कार नींबू, मक्का और बादाम से बनी है, तो क्या आप इसका यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये संभव है। जी हाँ, यूरोपीय वैज्ञानिकों ने नींबू के छिलके, मकई स्टार्च, बादाम के शेल और अनार के छिलके जैसे फूड और फार्म वेस्ट का उपयोग करके हाई परफॉर्मेंस कार पार्ट्स का निर्माण करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि नए कार पार्ट्स पुराने पार्ट्स की तुलना में बेहतर हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन और निजी सेक्टर के बीच एक पार्टनरशिप हुई थी, जिसे बारबरा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत ही रिसर्च और डेवलपमेंट की गई है। इन फूड वेस्ट से पहले बायोपॉलीमर्स को निकाला गया और इनके साथ 3D प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए 8 प्रकार मटेरियल बनाए गए, जिनका उपयोग ऑटोमोबाइल में मौजूद प्लास्टिक के स्थान पर किया जा सकता है। इन नए मटेरियल्स ने अलग अलग कलर, सुगंध, टेक्सचर और यहाँ तक कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का प्रदर्शन किया और इन्हें डोर ट्रिम्स और डैशबोर्ड पैनल को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इन मटेरियल्स ने पहले मटेरियल्स की तुलना में बेहतर मैकेनिकल और थर्मल क्वालिटी दिखाई, साथ ही एक खुशबू भी जोड़ी। प्रोजेक्ट में शामिल कंपनियों में से एक AITIIP के रिसर्च डायरेक्टर बर्टा गुंजाल्वो ने बताया कि सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि इस प्रोसेस में कोई अवशेष नहीं है, केवल संसाधन है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन पीस को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया है। इससे ये साबित होता है कि सर्कुलर इकोनॉमी मुमकिन है और अब पर्यावरण के अनुकूल भी है। केरल की 11 वर्षीय लड़की लीना रफीक ने आईफोन का उपयोग करके एक अनूठी स्कैनिंग विधि के माध्यम से आंखों की बीमारियों और अन्य स्थितियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित एक एप्लीकेशन बनाया है। लीना ने ऐप को ऑगलर आई स्कैन नाम दिया है और इसे उसने 10 साल की उम्र में ही विकसित कर लिया था। ये डिवाइस कैसे काम करता है?
इसकी जानकारी देने के लिए लीना ने लिंक्डइन का सहारा लिया और वीडियो के जरिए इसे बताया। लीना ने कहा कि उसका एप्लीकेशन एडवांस कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग का उपयोग करके फ्रेम की सीमा के भीतर आंखों का पता लगाने के लिए प्रकाश और रंग की तीव्रता, दूरी और लुकअप पॉइंट जैसे विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण कर सकता है। लीना ने आगे बताया कि किसी भी प्रकाश विस्फोट के मुद्दों की पहचान करता है और अगर आंखें स्कैनर फ्रेम के अंदर स्थित होती हैं, स्कैन को उचित रूप से लिए जाने के बाद संभावित नेत्र रोगों या आर्कस, मेलेनोमा, पर्टिगियम और मोतियाबिंद जैसे स्थितियों का निदान करने के लिए प्रशिक्षित मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। रफीक ने कहा कि इस ऐप को किसी तीसरे पक्ष की लाइब्रेरी या पैकेज के बिना SwiftUI के साथ मूल रूप से विकसित किया गया था और इस ऐप को जीवन में लाने के लिए मुझे 6 महीने का शोध और विकास करना पड़ा। लीना ने कहा कि इसके लिए उन्होंने विभिन्न नेत्र स्थितियों, कंप्यूटर विजन, एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग मॉडल और एप्पल iOS विकास के उन्नत स्तरों के बारे में अधिक सीखा, जिसमें सेंसर डेटा, AR, क्रिएट ML, कोर ML और बहुत कुछ चीजें शामिल हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑगलर आई स्कैन केवल iPhone 10 और इसके बाद के संस्करण iOS 16 Plus को सपोर्ट करता है। लीना ने बताया कि उसका ऐप वर्तमान में ऐप स्टोर पर अंडर रिव्यू है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।